अबुल फजल अकबरनामा में बताते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के हरम में हजारों महिलाएं वो भी अलग अलग बैकग्राउंड्स और नेशनैलिटीज की हुआ करती थी। अब ऐसे में दोस्तों एक सवाल माइंड में आता है कि ये महिलाएं कौन थी, ये हरम में क्या काम किया करती थी, मुगल बादशाह से इनका क्या कनेक्शन था। एंड इवन मोर अस्टॉनिशिंगली मुगल बादशाह के हरम में इतनी सारी नेशनैलिटीज की महिलाएं जैसे पोर्चुगीज, आर्मेनियन, सेंट्रल एशियन, टर्किश, पर्शियन क्यों हुआ करती थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि हरम का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई सारी गलतफहमियां हैं लोगों के माइंड में, ऑल थैंक्स टू द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन राइटर्स एंड ट्रैवलर्स। दोस्तों हरम वर्ड ओरिजिनली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है प्रोहिबिटेड या सीक्रेट, मतलब एक ऐसा सीक्रेट एरिया जहां पे हर किसी को जाना अलाउड नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि विमेन क्वार्टर्स को मुगल्स जनाना कहा करते थे, उसको वो हरम नहीं कहा करते थे। ये हरम जो वर्ड है वो यूरोपियंस ज्यादा यूज किया करते थे मुस्लिम सुल्तानों की अय्याशियां और मॉरल बैंक्रप्सी को प्रूव करने के लिए। दोस्तों क्योंकि इस्लाम में विमेन के पर्दा करने का कॉन्सेप्ट है, इसलिए जितने भी मुस्लिम सुल्तान या बादशाह हुआ करते थे वो अपनी विमेन के लिए एक एक्सक्लूसिव एरिया में एरिया डिजिग्नेट करते थे ताकि वहां पे कोई भी मेल मेंबर ना आ सके। दोस्तों ये ऑल विमेन स्पेस जिसको जनाना कहा जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसी भी फोर्ट के पैलेस के एक सबसे सेक्लूडेड पार्ट में हुआ करता था जिसको बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिर के रखा जाता था और कई सारी लेयर्स होती थी सिक्योरिटी की। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन करता था। तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का काम यहाँ पे विमेन ही किया करती थी और ये कोई नॉर्मल विमेन नहीं हुआ करती थी। ये सेंट्रल एशियन, जनरली उज़्बेक्स और हबशी महिलाएं, मतलब इथियोपिया से हुआ करती थी। उस टाइम पीरियड में इथियोपिया को अरब्स अल हबश कहा करते थे और वहां से जो भी इंसान आता था, जनरली स्लेव्स वहां से लाए जाते थे इंडिया में, उनको हबशी कहा जाता था। तो इन हबशियों और सेंट्रल एशियन विमेन की दोस्तों हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, फिजिक बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, इनको प्रॉपर मार्शल आर्ट्स लाइक आर्चरी और स्वॉर्ड चलाना सिखाया जाता था। एंड एज सच दे यूज्ड टू एक्ट एज एक्सीलेंट एंड वेरी लॉयल सिक्योरिटी गार्ड्स। इस जनाना में दोस्तों किसी भी मेल मेंबर का आना जाना अलाउड नहीं था विद द एक्सेप्शन ऑफ बादशाह। बादशाह तो दोस्तों बादशाह है तो नेचुरली उसकी एंट्री तो अलाउड होगी, लेकिन उसके अलावा किसी भी मेल मेंबर्स का, इवन द प्रिंसेस हु आर मैच्योर, हु आर एडल्ट, इनकी भी एंट्री यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। इस पूरे एरिया को सुपरवाइज करने के लिए एक दरोगाई जनाना हुआ करती थी, हु वाज लाइक द चीफ वार्डन, मतलब पूरे एरिया के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, वहां के जो प्रोविजंस है और जो ओवरऑल डेकोरम है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, तो दरोगाई जनाना का ये काम हुआ करता था। एक काफी पावरफुल पोजीशन हुआ करती थी और बादशाह जिस महिला को सबसे ट्रस्टेड माना करता था, नॉन रॉयल विमेन की बात कर रहा हूँ, उन महिलाओं में से दरोगाई जनाना को चूज किया जाता था। आपको ये जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस जनाना में दोस्तों लेडीज की एक हायरार्की हुआ करती थी। सबसे टॉप पे आती थी पाशा बेगम, मतलब द फर्स्ट लेडी ऑफ द एम्पायर, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ करती थी, कोर्ट में अपनी एक हैसियत रखती थी और इनके जो डिसीजंस होते थे बादशाह को सीरियसली कंसिडर करने होते थे। और कुछ बादशाह तो ऐसे थे कि जो पाशा बेगम के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल बादशाह अकबर अपनी फॉस्टर मदर महम अनगा के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में हुआ करते थे। 1560 से लेकर 1562 2 साल तो प्रैक्टिकली महम अनगा ने पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया है। उसी तरीके से जहांगीर के टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा, नूरजहां द मोस्ट पावरफुल मुगल फीमेल क्वीन एवर, इनके नाम से तो दोस्तों सिक्के चला करते थे मुगल एम्पायर में। ओनली एक्सेप्शन दैट वी हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। और नूरजहां के बाद भी दोस्तों शाहजहां के टाइम पीरियड में इनकी वाइफ मुमताज महल, इनकी मेमोरी में ताजमहल बनाया गया है। शी वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पाशा बेगम हुआ करती थी। एंड फाइनली इनकी डेथ के बाद इनकी और शाहजहां की बेटी जहान आरा बेगम वो फर्स्ट लेडी ऑफ द एम्पायर, मतलब पाशा बेगम बन गई। और शाहजहां की गद्दी जाने के बाद और औरंगजेब के गद्दी पे आने के बाद शी कंटिन्यू टू बी द पाशा बेगम ऑफ द एम्पायर। तो इन सब विमेन में दोस्तों एक बात कॉमन है कि दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी पावरफुल, कोर्ट पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी, उनके प्रैक्टिकली बिजनेस एम्पायर हुआ करते थे, बड़े लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे, मर्चेंट शिप्स हुआ करते थे। और जहानारा बेगम के तो सूरत पोर्ट से जो पैसा आता था, वेरी वेरी रिच पोर्ट, वो इनकी पॉकेट में जाया करता था। सो यू कैन इमेजिन दैट दे वर एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल। पाशा बेगम के बाद दोस्तों सेकंड ईयर पे जो विमेन हुआ करती थी हायरार्की में मुगल हरम में या जनाना में, उनको बेगम साहिबा कहा करते थे। एंड दे वर लीगली वेडेड वाइफ्स ऑफ द मुगल एम्परर। तो जो जनरली रॉयल फैमिली की डॉटर्स थी
और जो पॉलिटिकल अलायंसेस वगैरह हुआ करते थे, ये विमेन उन बैकग्राउंड से हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी पेडिग्री मानी जाती थी। जैसे काफ़ी सारी राजपूत लेडीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हरखाबाई, मानबाई, जगत गोसाई, इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमको दिखते हैं। तीसरे लेवल पे दोस्तों आती थी कॉन्क्यूबाइन्स, जिनको हिंदी में रखैल कहा जाता है। दे वर नॉट मैरिड टू द बादशाह, और उनको ज़नाना में बस ऐसे ही ऐड कर लिया जाता था। सो दे डिड नॉट एन्जॉय मच इन्फ्लुएंस, लेकिन अगर बादशाह को कोई कॉन्क्यूबाइन पसंद आ गई, तो बादशाह उस कॉन्क्यूबाइन को बेगम या पाशा बेगम के रूप में भी प्रमोट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब की डेथ के बाद लेटर मुगल पीरियड में एक मुगल बादशाह हुआ करते थे, जिनका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह को लाल कुंवर, एक डांसिंग गर्ल हुआ करती थी, वो पसंद आ गई और जहांदार शाह ने उसको पहले कॉन्क्यूबाइन रख लिया। लेकिन धीरे-धीरे शी बिकेम सो इन्फ्लुएंशियल दैट अल्टीमेटली शी वाज प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ पाशा बेगम। और दोनों ही दोस्तों इतने स्टूपिड थे कि इन दोनों के स्कैंडल्स ने पूरे मुगल एम्पायर की जो एक प्रेस्टीज हुआ करती थी, उसको मिट्टी में मिलाकर रख दिया। इनके अलावा दोस्तों मुगल एम्परर के जो क्लोज फीमेल रिलेशंस हैं, जैसे कि मदर, ग्रैंड मदर्स, आंट्स, मतलब चाची, मौसी, ताई, इस तरीके के जो रिलेशंस हैं, या सिस्टर्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या कोई क्लोज विडोज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बुआ का हस्बैंड मर जाता है, तो बुआ कुड जॉइन द मुगल जनाना एंड शी वाज गिवन अ पेंशन। तो दोस्तों अभी तक आपको एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि जो पॉपुलर नैरेटिव है कि मुगल बादशाह के हरम में सिर्फ अय्याशियां हुआ करती थी, सिर्फ पार्टियां हुआ करती थी, ऐसा नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हुआ करता था, जिसमें कई सारे बाजार हुआ करते थे, कई सारे रिक्रिएशनल सोर्सेज हुआ करते थे, और एक वेल डिफाइंड हायरार्की और बजट हुआ करता था पूरे हरम या जनाना का। अभी तक तो दोस्तों बहुत प्लेन एंड सिंपल था, लेकिन एक सवाल माइंड में ये आता है कि ये अलग अलग नेशनैलिटीज की लेडीज, जैसे आर्मेनियन, पोर्चुगीज, सेंट्रल एशियन, पर्शियन, टर्किश, इनको मुगल हरम में क्यों शामिल किया जाता था? तो आइए जानते हैं वो क्या कारण थे। सबसे पहला रीजन है दोस्तों पॉलिटिकल अलायंसेस। जिस तरीके से मुगलों ने राजपूतों के साथ पॉलिटिकल अलायंस किया था, इनको मुगल हरम में पॉलिटिकल अलायंसेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया जाता था, ताकि हिंदू नोबिलिटी को कोऑप्ट कर लिया जाए और राजपूतों के बगावत करने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। उसी तरीके से दोस्तों ये जो फॉरेनर्स हैं, जैसे अफगान विमेन, उज़्बेक्स, पर्शियन, सेंट्रल एशियन, इनसे भी मुगल्स इसीलिए शादी करते थे ताकि हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिक्योर रहे। पॉलिटिकल अलायंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हुआ करता था पॉलिटिकल बॉन्ड्स फोर्ज करने के लिए, एक लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। दूसरा कारण है दोस्तों रेशियल फैक्टर। दोस्तों मुगल्स क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे, दे वर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर टिमुरिड लेगेसी, दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर सेंट्रल एशियन लेगेसी। प्लस क्योंकि मुगल एम्पायर में सेंट्रल एशियन, पर्शियंस और जो बाकी फॉरेनर्स थे, इनको सुपीरियर माना जाता था, इनको नोबल ब्लड का माना जाता था, इनको बहुत एक अच्छी लीनेज का माना जाता था। बिकॉज ऑफ देयर फेयर लुक्स, द मुगल्स वांटेड टू मेक श्योर कि इनके जो प्रोजेनी है, मतलब इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो भी दोस्तों फेयर हो, वो भी नोबल लुकिंग हो। और इंडियंस को कहीं ना कहीं एक इंफीरियर रेस की तरह देखा जाता था, विद द एक्सेप्शन ऑफ राजपूत्स। राजपूतों के साथ इनके बहुत बड़े लेवल पे एक्सटेंसिव मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, जो मैंने आपको बता ही दिया है। बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज दे डिड नॉट मैरी इंडियन विमेन, एंड दैट इज द रीजन आपको बहुत सारी जो फॉरेन नेशनैलिटीज हैं, जैसे पर्शियन, सेंट्रल एशियन, टर्किश, उज़्बेक्स, इनसे मुगल एम्परर शादी किया करते थे। तीसरा रीजन है दोस्तों कल्चरल फैक्टर। क्योंकि दोस्तों मुगल्स सेंट्रल एशिया से आए थे, बाबर सेंट्रल एशिया फरगाना वैली से आया था, तो इनका जो कल्चर था इट वाज अ मिक्स ऑफ सेंट्रल एशियन एज वेल एज पर्शियन कल्चर। उनको लगता था कि बेसिकली वो इंडियन नहीं है, इनके ओरिजिन फॉरेन है, रूट्स फॉरेन है, एंड दैट इज द रीजन दे वर मोर कंफर्टेबल मैरिंग पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन विमेन, क्योंकि लैंग्वेज सेम था, कल्चर सेम था, रिलीजन सेम था, तो इस वजह से एक अफिनिटी ज्यादा थी, एंड दैट इज द रीजन दे ऑल्सो मैरिड दीज फॉरेन विमेन। चौथा रीजन है दोस्तों ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि इस टाइम पीरियड में पोर्चुगीज एंड आर्मेनियन क्रिश्चियंस काफी एक्टिव हो गए थे मुगल कोर्ट में। जहांगीर के कोर्ट में दोस्तों एक इंग्लिशमैन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस की तो जहांगीर ने शादी भी करवा दी थी एक आर्मेनियन वुमन से। तो अच्छा खासा पॉपुलेशन था इन दोनों कम्युनिटीज का। और इसका कारण क्या है कि क्यों ये लोग मुगल कोर्ट में थे? मैंने आपको रीजन बता ही दिया, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि इस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड से पर्टिकुलरली यूरोपियंस इंडिया में आया करते थे पैसा कमाने के लिए। जस्ट इमेजिन, तो फ्रीक्वेंटली दीज पोर्चुगीज एंड आर्मेनियन ट्रेडर्स दे यूज्ड टू ब्रिंग स्लेव गर्ल्स फ्रॉम पोर्चुगल एज वेल एज आर्मेनिया, एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि मुगल हरम में हमको क्रिश्चियन विमेन भी दिखती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपीरियल ग्लोरी एंड प्रेस्टीज। दोस्तों मुगल बादशाह अपने को यूनिवर्सल सॉवरेन माना करते थे।
जो इनके टाइटल्स में एक्सप्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब आलमगीर, फॉर एग्जाम्पल शाहजहां, फॉर एग्जाम्पल जहांगीर। तो इनके नामों से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये अपने को एम्परर ऑफ द वर्ल्ड समझते थे, एंड नेचुरली बीइंग एम्परर ऑफ द वर्ल्ड दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन हैविंग विमेन फ्रॉम मल्टीपल नेशनैलिटीज। तो जितनी ज्यादा नेशनैलिटीज की विमेन इनके हरम में होंगी, मुगल एम्परर को उतना ही पावरफुल माना जाता था। और एक ये भी मैसेज मुगल बादशाह सेंड किया करता था कि आपका चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, everybody is welcome in the Mughal court and the Mughal harem. That was all for the day. I'll see you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Jai Hind.